हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे स्टोन एज के बारे में इस पूरे वीडियोस में। और हम लोग स्टोन एज के साथ साथ इसमें कवर करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज इनटू पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। सेकेंड, ये व्हाई आर द साइट्स ऑफ भीमबेटका, वैगोर एंड मेहरगढ़ वाज इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड, ये डू यू थिंक द कल्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विथ नियोलिथिक जस्टिफाई द टर्म ऑफ नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे कि स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पैलोलिथिक, जिसको हम लोग पूर्व पाषाण काल बोलते हैं। सेकंड मेसोलिथिक, जिसको हम लोग मध्य पाषाण काल। और थर्ड नियोलिथिक, जिसको हम लोग नव पाषाण काल के नेम से जानते हैं। ये हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। और हम लोग देखेंगे कि पैलोलिथिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और लोअर पैलोलिथिक। अपर पैलोलिथिक को 20 लाख से 1 लाख ईयर एगो माना जाता है। सेकेंड, जो मिडिल पैलोलिथिक है उसको 1 लाख से 40,000 ईयर एगो माना जाता है। और जो लोअर पैलोलिथिक है उसको 40,000 से 10,000 के बीच का टाइम पीरियड में माना जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सारे एज को, कि कब से कब तक का पाषाण काल है, कब मध्य पाषाण काल, कब नव पाषाण काल, यानी कि पैलोलिथिक कब से कब तक का है, मेसोलिथिक कब से कब तक है और नियोलिथिक कब से कब तक है, वो किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो उसको भी डिवाइड करने का 3 बेसिस है। एक तो ये है कि जियोलॉजिकल एज हम लोग देखते हैं कि जियोलॉजिकल एज क्या है, कब से कब तक पैलेस्टीसीन और होलोसीन पीरियड चला। सेकेंड, हम लोग टेक्नोलॉजिकल, जो जो भी उस टाइम का टेक्नोलॉजी था, जो टूल्स का टेक्नोलॉजी, उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि कब जो बड़े बड़े पत्थर थे वो कैसे शार्प होते चले गए, और सब फिर शार्प होते 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 बाद में फिर जब न्यूलिथिक पीरियड टाइम में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटा और शार्प होते चला गया, और उसके बाद उसका अच्छा खासा यूज होने लग गया। जो सबसिस्टेंस पैटर्न है वो कैसे कैसे था, जैसे कि पैलोलिथिक एज है तो उस टाइम जो सब्सिस्टेंस पैटर्न था वो लोग जो उस टाइम थे वो फूड गैदरर और हंटर थे, और फिशिंग भी करते थे थोड़ा बहुत। लेकिन जब मेसोलिथिक में जाएंगे तो देखेंगे कि वो लोग फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग के साथ साथ वो लोग डोमेस्टिकेशन भी करने लग गए थे, जैसे थोड़े बहुत जो भी वाइल्ड एनिमल है उसको डोमेस्टिकेट करने लग गए थे वो लोग। थर्ड, जब हम लोग न्यूलिथिक पीरियड टाइम पे देखेंगे तो उस टाइम वो लोग ये सारे कार्य के साथ साथ फिर वो लोग एग्रीकल्चर भी करने लग जाते हैं। तो वो जो शिफ्टिंग होता है उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो लोअर, मिडिल और अपर पैलोलिथिक एज है वो आपको प्लेस्टोसीन पीरियड है उसमें उसके अंदर आता है, ठीक है। और जब होलोसीन पीरियड होता है उसके बीच में हम लोग मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड को देखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग टूल्स के टाइप्स देखते हैं और उसका जो सबसिस्टेंस पैटर्न है जिसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड किए। अब हम लोग देखेंगे कि पैलोलिथिक एज में जो लोअर पैलोलिथिक एज है और मिडिल पैलोलिथिक एज और अपर पैलोलिथिक एज, इसमें क्या क्या किस टाइप के टूल्स यूज़ किए जाते थे। तो जो लोअर पैलोलिथिक एज है, पीरियड है, उसमें हम लोग पेवर्स और कोर टूल्स लाइक हैंड एक्सेस, क्लीवर एंड चॉपिंग टूल्स वगैरह यूज़ करते थे। वही हम लोग जब मिडिल पैलोलिथिक एज में जाते हैं तो उस टाइम का जो टूल्स था वो वो लेवालोशियन टेक्निक के थ्रू बनाया जाता था, ठीक है। जैसे कि फ्लैग वगैरह, फ्लैग टाइप का जो टूल्स होते थे वो सब। लेकिन जब हम लोग अपर पैलोलिथिक एज में जाते हैं तो उस टाइम के जो टूल्स होते थे जैसे कि ब्लेड टाइप के जो टूल्स, ब्लेड, फ्लैग, और जो पैरेलल साइड्स जो ब्लेड्स होते थे वो बरीन, इस टाइप के जो टूल्स होते थे वो यूज़ करते थे उस टाइम। और फिर उस टाइम का जो सबसिस्टेंस पैटर्न था वो तो मैंने बता ही दिया कि वो लोग हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग करते थे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो भीमबेटका साइट्स है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। भीमबेटका है वो आप मध्य प्रदेश के भोपाल, जो ये स्टेट है, वागड़ जो है एक लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स के रूप में देखने को मिलता है जो इंडिया में एक्सकैवेटेड किया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि पहले जो भी टूल्स थे वो नॉर्मली डिज़ाइन था, पर अब के जो टूल्स हैं उनका जो नेचर था वो ज्योमेट्रिकल नेचर,
जैसे कि इसमें ब्लेड्स हो गया, ट्रायंगल शेप का ये टूल्स बनाए जाने लगे, ट्रैपीज में क्रिसेंट टाइप का जो टूल्स था वो, और इसमें यूज़ किया जाने लगा वुड्स को, वुडन को, और भी और उससे उसको कंपोजिट टूल्स बनाया गया। इसका जो मेन रॉ मटेरियल्स है टूल्स का वो क्वार्ट्ज एंड चर्ड था, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो सबसिस्टेंस पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा जो इसमें मतलब एक्सकैवेशन हुआ तो उसमें वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स बोन्स देखने को मिले, बहुत लार्ज नंबर पे, जैसे, और वो एनिमल्स थे जैसे सीप, गोट और हैम्ड और कैटल्स। इसी के कारण हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस टाइम डोमेस्टिकेशन अच्छा खासा होता था, जिसकी वजह से, और वो जो डोमेस्टिकेशन था वो इन्हीं सीप, गोट और कुछ कैटल्स का होता था। इस साइट के एक्सकवेशन के कारण ही हम ऐसा कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेहरगढ़ जो साइट्स है उसके बारे में। मेहरगढ़ जो वोलन रिवर है उसके किनारे पहले के ये सॉरी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और इसमें इसको हम लोग देखेंगे कि हाँ यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस है, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी हाँ होता था नहीं होता था, इसका ये सबसे पहला एविडेंस माना जाता है। यहाँ पे वीट, बार्ली कल्टीवेशन, सीप, गोट डोमेस्टिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पता चला यहाँ से, यहाँ के एक्सकवेशन करने से। फिर इसका जो एक्सकवेशन हुआ था इस साइट्स का वो 1970s एंड 1980s के बीच में, कोई एक फिक्स डेट ईयर नहीं बताया गया। और यहाँ पे मेहरगढ़ में हम लोग देखते हैं नॉर्मली वीट और बार्ली कल्टीवेशन का एक बहुत अच्छा ये जगह माना जाता है मेहरगढ़, ठीक है। और फिर मेहरगढ़ को हम लोग मार्क करते हैं कि यहाँ पे पोट्री मतलब जो मिट्टी के बर्तन का उपयोग यहाँ पे किया जाता था, और फिर हाँ मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था जो हैंडमेड होता था। और इसका भी हाँ यहाँ पे साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि यहाँ पे जो बरियल सिस्टम था, मतलब एक जैसे कि किसी लोगों को दफनाया गया तो कभी कभी कहीं कहीं पे एक इंसान को कहीं कहीं पे ऐसा था कि हाँ 2-3 इंसान को साथ में भी दफना दिया जाता था, ऐसा देखने को मिला। फिर यहाँ पे देखने को मिला कि हाँ यहाँ पे एक ऐसा एविडेंस मिला डेंटल को लेकर के, हाँ पता चला कि हाँ यहाँ पे डेंटल केयर भी होता था, मतलब जो वर्ल्ड का डेंटल केयर सेंटर के रूप में भी था, ऐसा यहाँ पे एविडेंस मिला। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि फिर हम लोग नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि हाँ क्यों हम लोग नियोलिथिक पीरियड जो है उसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा गया था वी गॉर्डन चार्ट के द्वारा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नियोलिथिक पीरियड में हुआ। तो नियोलिथिक पीरियड को इसलिए रिवॉल्यूशन कहा गया क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा वाला चेंजेस देखने को मिला। मतलब पहले जो था डोमेस्टिकेशन हुआ, पर अचानक से एग्रीकल्चर आया तो फिर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, टेम्परेचर में भी चेंजेस हुआ, इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, क्लाइमेट्स बहुत ज़्यादा चेंज कर गए, तो बहुत सारी चीज़ का जो चेंजेस है वो एक साथ देखने को मिला। तो इसलिए वी गॉर्डन चार्ट ने कहा है कि हाँ इस टाइम ये एक रेवोल्यूशन ही है, क्योंकि इस टाइम वो अचानक से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला और हमारा जो लाइफ स्टाइल था पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो जब अचानक से बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है तो उसको हम लोग रेवोल्यूशन के नेम से ही जानते हैं। पर और भी हिस्टोरियंस का हम लोग देखेंगे कि और लोगों ने क्या क्या कहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पहले लोग थे वो हंटिंग, गैदरिंग, फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, और उसके बाद फिर उन लोगों ने वो जो फार्मिंग करना स्टार्ट किया, फिर एक कम्युनिटीज़ में आके रहने लग गए। फिर उसके बाद फिर एक विलेज लाइफ जो होता है वो डेवलप हुआ, एक परमानेंट लाइफ। पहले वंडरिंग वाला था, मोबाइल पीपल की तरह कहीं इधर कभी उधर अपना गुजारा करते थे, पर अब लोग एक जगह सेटल्ड होके रहने लग गए। उसके बाद फिर चाइल्ड ने आर्गूमेंट किया कि हाँ जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया में उन्होंने आर्गूमेंट किया कि जो मेसोपोटामिया है उसमें सबसे पहले फार्मिंग का स्टार्टिंग देखने को मिला, ओरिजिनेटिंग जो पॉइंट्स है उसके रूप में मेसोपोटामिया को देखने को मिला। फिर वहाँ से फिर वो पूरा फैलता है। फिर गोल्डन चाइल्ड के द्वारा जो भी ये पैटर्न दिया गया, मतलब जो भी ये बताया गया है रिवोल्यूशन के बारे में कि हाँ ये एक न्यूरोटिक रिवोल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा इनफ तो नहीं है, पर फिर भी हाँ कहा जाता है कि हाँ ये
आपका रिवॉल्यूशन है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि न्यूलिथिक पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो हुआ, लेकिन ये अचानक चेंजेस तो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये अचानक चेंजेस नहीं है, पहले पैलेलिथिक एज आया, फिर मेसोलिथिक आया, फिर मेसोलिथिक के बाद फिर न्यूलिथिक आया, तो इसको हम लोग अचानक चेंजेस तो नहीं कह सकते हैं। फिर बाद में जो गोल्डन चाइल्ड उसने भी फिर से कहा कि हाँ ठीक है, इसको ये चेंजेस जो है वो एक स्टेज बाय स्टेज है, और इसको हम लोग इस पीरियड को रिवॉल्यूशन ना कह के इवोल्यूशन के रूप में कह सकते हैं कि हाँ एक इसका एक विकास हुआ, न्यूलिथिक एज का एक विकास हुआ, ऐसा कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।